20 मार्च 1943 की सुबह काल कोठरी का आहनी दरवाजा खोलने पर हैदराबाद जेल का सन्नाटा टूटा। किसी घबराहट के बगैर इंतहाई सुकून और वक़ार के साथ उस कोठरी से निकलकर एक 33 साल कैदी फांसी घाट की जाने पड़ा। ये कोई आम कैदी नहीं थे, बल्कि सिंध के हुर्रों के रहनुमा सिबगतुल्लाह शाह राशिदी सानी अल मारूफ पीर पगारा थे, जिनकी एक आवाज पर आजादी के मतवाले लब्बैक कहते थे। फांसी के तख्ते पर कदम रखते हुए उनसे मंसूब आखिरी अल्फाज ये थे, मैं सिर्फ एक गुनाह पर शर्मिंदा हूँ और वो है हद से ज्यादा सिगरेट नोशी। बरतानवी सिंध के गवर्नर सर ह्यू डाउ ने बाद में हिंदुस्तान के वाइसराय लॉर्ड लिलिंथ्रो को लिखा कि ये हैरत अंगेज था कि अपनी मौत के लम्हे में भी पीर निहायत वक़ार और सुकून से खड़े रहे। और फिर ठीक 8 बजे जल्लाद के हाथों की जंबश के साथ एक दौर का खात्मा हो गया। अगले रोज सिपहर को जारी होने वाले सरकारी ऐलान नामे के मुताबिक पीर पगारा का जुर्म बादशाह के खिलाफ जंग की साजिश और उसमें मदद फराहम करना था, मगर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी सानी का जुर्म था क्या और उन्हें किन इल्जामात के तहत फांसी दी गई थी, ये जानने से कबल उनकी शख्सियत और खानदान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अल्ताफ अहमद खान मुजाहिद की तहकीक से पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध आए सैयद अली मक्की की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले सैयद मोहम्मद राशिद की वफात पर खानदान की तबर्रुकात तकसीम हुई। एक बेटे सैयद सिबगतुल्लाह शाह अव्वल को वो दस्तार विरासत में मिली जिसकी निस्बत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती है, और दूसरे बेटे मोहम्मद यासीन शाह को मिला अलम यानी परचम या झंडा। खानदानी तबरुकात में मिलने वाली दस्तार यानी पग की वजह से सिबगतुल्लाह शाह अव्वल पहले पीर पगारा यानी पग वाले पीर कहलाए। पगारो, पगाड़ो और पगाड़ा इसी लकब के मुख्तलिफ शिकले हैं और सभी राइज हैं। उनका सूफी सिलसिला कादरिया राशिदिया है। दूसरे बेटे जिन्हें अलम मिला था उन्हें झंडे वारो यानी झंडे वाले कहा गया। ये नक्शबंदिया राशिदिया सिलसिला से हैं। ये दूसरे पीर पगारा अली गौहर शाह अव्वल का दौर था जब सन 1843 में अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा किया। डॉक्टर नफीसा शाह और हसन मुश्तबा की तहकीक है कि पीर पगारा के पैरोकार खैरपुर और भावलपुर से लेकर जैसलमेर, कच्छ, भूज, गुजरात और रहीम यार खान और थरपार करके रेगिस्तानों तक के इलाके में है। पगारा मुरीदेन अपनी मुनज़्ज़म बिरादरी को जमीयत कहते हैं और इस जमीयत के इंतजामी उमूर खुलफा के जरिए चलाए जाते हैं। तहकीक के मुताबिक पगारा के मुरीद 2 तरह के हैं, सालम और फरकी। सालम आम लोग होते हैं जो बाकायदगी से दरगाह की जियारत करते हैं, पीर की पैरवी करते हैं और उनके अहकामात पर अमल करते हैं, जबकि फरकी पक्के और जान निसार मुरीद होते हैं और उन्हीं में से 19वीं सदी के वसत में एक इनकलाबी गिरोह हुर वजूद में आया। तारीखदान जुल्फकार अली कल्होड़ो के मुताबिक तीसरे पीर पगारा हिजबुल्लाह शाह राशिदी ने सन 1880 में बरतानवी राज के खिलाफ बगावत की, जिसके बाद हुर तारीख एक मजबूत कुव्वत बन गई। खास तौर पर चौथे पीर पगारा अली गौहर शाह सानी, 5वें पीर पगारा शाह मर्दान शाह अव्वल और 6ठे पीर पगारा सिबगतुल्लाह शाह राशिदी सानी की क़यादत में। जैसे क्री पेपर्स में लिखते हैं कि हुर्रों की कार्रवाइयों के बाद सन 1890 तक सिंध का पूरा दही इलाका दहशत ज़दा हो चुका था और जमींदार बगैर मुसल्ह मुहाफ़िज़ों के बाहर निकलने की जुर्रत नहीं करते थे। गिरफ्तारी की कोशिश करने वाले पुलिस एहलकारों, जमींदारों और उनके अफराद को कत्ल करना शुरू कर दिया था जो पुलिस की मदद करते थे। जैसे क्री के मुताबिक हुर रहनुमा बच्चू बादशाह और पीरू वजीर ने पुलिस और मकामी अशराफिया के खुल्लम खुला मुखालफत की और पूरी हुर बरादरी पर गहरा असर और सुरूख हासिल कर लिया। सन 1895 तक हुर तहरीक को जबरदस्त कुव्वत मिल चुकी थी। पुलिस मायूसी का शिकार हो चुकी थी और बरतानवी हुकूमत के वफादार जमींदार खौफजदा हो चुके थे। आफ्ताब नबी अपनी किताब पुलिसिंग इंसर्जेंसी हुर्स ऑफ सिंध में लिखते हैं कि अप्रैल 1896 में पीरू वजीर ने हुकाम को एक चैलेंज आमेज पैगाम भेजा कि वो माखी ढूंढ नामी जंगल में मौजूद है। इस मकाम को फौज और पुलिस ने घेर लिया और लड़ाई में पीरू वजीर और उनके 2 साथी मारे गए। पुलिस ने 22 मील तक मज़ामतकारों का ताक़ुब किया, जिसके नतीजे में 2 हुर कत्ल कर दिए गए, जबकि तीसरे को गिरफ्तार करके अदालती समाअत के बाद फांसी दे दी गई। इस वाक़े से हुर तहरीक को शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब बच्चू बादशाह ने हथियार डाल दिए। तहम एडवर्ड काकस की किताब पुलिस एंड क्राइम इन इंडिया के मुताबिक उन्हें और उनके 150 साथियों को सांगढ़ के करीब फांसी के बाद अवामी सड़क के नीचे दफन कर दिया गया ताकि उनके हामी वहाँ कोई मजार या दरगाह न बना सके, जो कि बाकी मानदा हुरों के लिए एक मरकज बन सकती। आफ्ताब नबी सरकारी दस्तावेजात के हवाले से लिखते हैं कि बहुत से अफराद को गिरफ्तार किया गया और सजा के तौर पर पुलिस को हुर देहात में तैनात किया गया और तैनाती के अखराजात गाँव वालों से वसूल किए गए। हैदराबाद जिला के मकीनों पर एक मौके पर 2.5 लाख रुपए का जबरदस्त जुर्माना आयद किया गया, जो उस वक्त के हिसाब से एक खती रकम थी।
اس کے علاوہ ایک اور زمیندار کو اپنی اراضی کے محصول کے برابر جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ حر رہنماؤں کے خلاف سخت کارروائیاں کی گئی، ان کی حامیوں کی فہرستیں تیار کی گئی، اسلحہ رکھنے والے کی لائسنس اور آرمز ایکٹ سے دی گئی چھوٹ واپس لے لی گئی اور ان کی زمینیں ضبط کر لی گئی۔ اعلان کیا گیا کہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا نہری پانی کی فراہمی معطل رہے گی۔ وہ لکھتے ہیں کہ آخرکار ماکھی ڈھنڈ کے حروں کے تمام ٹھکانوں سے پاک کر دیا گیا۔ وہاں پر سزا کے طور پر پولیس چوکی قائم کی گئی اور 3 انفینٹری کمپنیاں اور ایک کیولری اسکواڈرن تعینات کر دی گئی۔ اسی طرح حر برادری کو کمزور کرنے کے لیے دیگر علاقوں سے غیر حر، بگٹی اور مری قبائل کو لے کر یہاں بسایا گیا۔ وفادار افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں تلواریں، پگڑیاں اور زمینیں دی گئیں۔ اس کے بعد بھی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا اور بالآخر سن 1900 میں برطانوی سرکار کی جانب سے حر برادری کو مجرم قبیلہ قرار دے دیا گیا۔ آفتاب نبی لکھتے ہیں کہ حروں کے اہم دیہاتوں کو سرکاری سطح پر مجرموں کی بستیاں قرار دیا گیا اور یہاں بسنے والوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں لگا دی گئیں اور ان کی نگرانی کے لیے پولیس تعینات کر دی گئی۔ رہائشیوں سے روزانہ 2 بار حاضری لی جاتی تھی تاکہ برے کردار کے حامل افراد حر برادری سے رابطہ نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ حر افراد کو مخصوص بستیوں میں زبردستی منتقل کر دیا گیا جہاں سے وہ پاس کے بغیر باہر آ جا نہیں سکتے تھے۔ اس ایکٹ کو لاگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تقریباً 5000 بالغ حر افراد کو براہ راست حکومتی نگرانی میں لایا جائے۔ دی انڈین جیلز کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ خطرناک حر باغیوں کی ممبئی پریزیڈنسی کے وساپور اسپیشل سیٹلمنٹ میں بھیج دیا گیا۔ یہ بستی محکمہ جیل کے زیر انتظام تھی اور اس کا سن 1911 کے ممبئی ایکٹ کے تحت بنائی گئی، دوسری عام بستیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تھوڑے بہت سکون کے عرصے کے بعد سن 1921 میں 12 سالہ پیر صبغت اللہ پیر بگارہ بنے۔ آفتاب نبی لکھتے ہیں کہ ان کے اور برطانوی حکام کے تعلقات جلدی خراب ہو گئے اور سن 1930 میں 21 سالہ پیر صبغت اللہ کو غیر قانونی ہتھیار رکھنے، اغوا اور قتل کے الزامات کے تحت 8 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان کے وکیل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تھے جنہوں نے سزا کی سختی پر شدید تنقید کی۔ آفتاب نبی کے مطابق جناح نے کہا تھا کہ اگر انصاف کی یہ صورتحال ہے تو سندھ رہنے کے قابل جگہ ہی نہیں ہے۔ پیر صبغت اللہ کو بنگال کے جیلوں میں رکھا گیا جہاں وہ قوم پرست عناصر سے بہت متاثر ہوئے۔ سن 1934 میں رہا ہونے کے بعد پیر بگارہ سید صبغت اللہ شاہ نے اپنی فوج بنائی اور پولیس کے بجائے مقامی عدالتوں کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ الطاف مجاہد کے مطابق پیر بگارہ اور جنگجوؤں کو انٹرویو کے بعد غازی کا لقب دے جن کے لیے تمباکو نوشی اور ولایتی کپڑے پہننے کی ممانعت تھی، اور جنگجوؤں سے حلف لینے کے بعد زندگی میں ہی ان کی جنازہ نماز پڑھائی جاتی کیونکہ موت یا سرفروشی کی تمنا لازم تھی۔ الطاف مجاہد کے مطابق حر تحریک کے دوران سینکڑوں حروں کو قید و بند اور پھانسی کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں جنگلی کانٹوں کی باڑ میں بنے کھلے قید خانوں میں اس طرح بند رکھا گیا کہ اہل خانہ اندر پہرا میں رہتے اور یہ دن بھر شہر دیہات میں مشقت کر کے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے اور رات کو ان کیمپوں میں واپس آتے۔ کہیں فرار بھی نہ ہو سکتے تھے کہ بیوی بچے، ماں اور بہنیں اندر یکمال تھیں۔ آفتاب نبی لکھتے ہیں کہ پیر بگارہ نے حکومت سے کرمنل ٹرائبز ایکٹ کے خاتمے اور حر قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابتدا میں حروں نے پرامن احتجاج کیا لیکن بعد میں برطانوی راج کے خلاف پیر بگارہ کی تقاریر زیادہ جارحانہ ہو گئی۔ پیر بگارہ نے برطانیہ حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا جسے وہ جہاد قرار دیتے تھے۔ حروں نے سرکاری ملازمین اور مخبروں کو نشانہ بنایا۔ سن 1942 میں انہوں نے پولیس اسٹیشنز پر حملہ کیا اور ایک ٹرین کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی۔ حر کارروائیوں میں درجنوں لوگ مارے گئے، سرکاری عمارتیں تباہ ہوئیں اور مواصلاتی نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ حر تحریک میں خواتین نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ الطاف مجاہد لکھتے ہیں کہ خواتین مردوں کی طرح انگریزوں کے سر کا درد بن چکی تھی۔ سائیں عمر چندر کی تصنیف میں ایسے ہی ایک خاتون مائی رانی ٹھکر کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو مختلف بھیس بدل کر گوریلا جنگ لڑنے والے حروں کو ہتھیار پہنچایا کرتی تھی۔ اللہ بچائے راؤ کڑو کے مضمون اور عثمان راؤ کڑو کے تصنیف سونے جیسی خواتین میں ایسی لا تعداد خواتین کا ذکر ہے۔ الطاف مجاہد لکھتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں پہلا انتظامی مارشل لا سندھ کے علاقے سانگھڑ میں حر تحریک کو کچلنے کے لیے لگایا گیا جس کی منظوری سندھ اسمبلی کے خفیہ اجلاس میں سندھ کے وڈیروں نے دے دی تھی اور حر ایکٹ کے نفاذ کے بعد حروں کو قید و بند کے عمل سے گزرنا پڑا تھا۔ آفتاب نبی کے مطابق برطانوی حکومت نے سخت جوابی کارروائی کی، سخت گیر قوانین متعارف کروائے گئے اور حروں کی مدد کرنے پر سخت سزائیں دے دی گئی تھی۔
सैकड़ों हुर्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके देहात नजर आतिश कर दिए गए और फिजाई बमबारी से उनके ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। औरतों और बच्चों को भी निशाना बनाया गया और जेलों में सख्त सजाएं दे दी गई। बरतानी हुकूमत ने हुर्र एक्ट पास किया, जिसके तहत हुर्रों को पनाह, खाना या पीना देना जुर्म करार दिया गया। आफ्ताब नबी लिखते हैं कि बरतानवी हुकूमत पीर पगारों को हर हाल में पकड़ना और सजाए मौत देना चाहती थी, चुनाचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मार्शल लॉ रेगुलेशन 52 मुतारफ करवाया गया ताकि मुकदमा माजी के जुराइम पर भी लागू किया जा सके। उन्हें 29 जनवरी 1943 को मुकदमा की इत्तला दे दी गई और वकील करने का वक्त नहीं दिया गया। उनके बैंक अकाउंट और जायदाद जब्त कर ली गई। उनके खानदान के खवातीन के जेवरात तक जब्त कर लिए गए ताकि उन्हें मुआशी तौर पर कमजोर किया जा सके। अदालती कवानीन तब्दील कर दिए गए और वकील दिफा को वो दस्तावेजात फराम नहीं की गई जिन तक उन्हें कानूनी हक हासिल था। पीर पगारा को सिर्फ वही सवालात पूछने की इजाजत थी जो हुक्काम ने मंजूर किए हों। अदालती कार्रवाइयों के दौरान पीर पगारा और इस्तगासा के गवाहों के दरमियान एक पर्दा लटका दिया गया था। आफ्ताब नबी के मुताबिक दिफा के गवाहों पर तशद्दुद किया गया, जबकि इस्तगासा के गवाह या तो सरकारी मुलाजमीन थे या फिर पीर पगारा के सख्त मुखालिफ। मुकदमा शुरू होने के 26 दिन बाद उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। जेल में एक बरतानवी अफसर ने उन्हें देखा और बाद लिखा कि दौरान कैद पीर पगारा उन्हें पंजरे में कैद शेर की मानंद लगे, मजबूत, बेखौफ, मगर एक तूफान को अपने अंदर दबाए हुए। आफ्ताब नबी मजीद लिखते हैं कि 18 मार्च की शाम एक बरतानवी अफसर यंग ने पीर पगारा से उनकी कोठरी में मुलाकात की और उन्हें इत्तला दी कि उनकी सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद की गई थी एंड द पीर पगारा वाज एग्जीक्यूटेड। आफ्ताब नबी लिखते हैं कि पीर पगारा ने हुक्काम से अपनी तदफीन के मकाम के बारे में दरियाफ्त किया और ख्वाहिश जाहिर की कि उन्हें दरगाह में पीर खानदान के मकबरे में दफन किया जाए जो कि पीरजोगोट जिला खैरपुर में है, लेकिन हुक्काम की जानिब से पीर पगारा की तदफीन को इंतहाई खुफिया रखा गया। चंद आला हुक्काम के अलावा किसी को भी लाश के अंजाम या कब्र की जगह के बारे में इल्म नहीं था। इंडियन सिविल सर्विस के अफसर सोरले ने अपनी याददाश्तों में जिक्र किया कि पीर पगारा को कराची और हब के करीब चरना जजीरे पर दफन किया गया, लेकिन बाद ये बात दुरुस्त साबित नहीं हुई। साल तक ये आम अकीदा रहा कि पीर साहब की लाश समंदर में फेंक दी गई। आखिरकार उनकी तदफीन का मकाला अस्तूला जजीरा पता चला जो रियासत कल्लाद की हुदूद में था। तदफीन के इस मकाम की हकीकत वायसराय ने खुफिया टेलीग्राम्स और लेफ्टिनेंट जनरल मोल्सवर्थ की किताब कर्फ्यू ऑन ओलंपिक्स में मौजूद शवाहिद से तस्दीक शुदा है। लेफ्टिनेंट जनरल मोल्सवर्थ तब जनरल हेडक्वार्टर्स में शुमाल मगरबी कमांड की निगरानी कर रहे थे और उनके जेर निगरानी इलाके में सिंध भी शामिल था। लेकिन हसन मुश्तबा लिखते हैं कि हुर्र समझते हैं कि उनके सूर्य बादशाह यानी बहादुर बादशाह फांसी पाने के बाद आसमान में गायब हो गए थे।